नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों, आज हम इस पेपर सीरीज में हम करने वाले हैं सुपरवाइजर यानी महिला अधिकारिता पेपर जो आपको हुआ था 6 जनवरी 2019 को, महिला सुपरवाइजर का। उस क्वेश्चन के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साइंस के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, पटवारी एग्जाम के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी साबित होगी, क्योंकि 30 से 40% जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएंगे। ठीक है, पटवारी के अंदर तो बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है। आप इसका लुत्फ उठाइए, मजे से इसकी तैयारी कीजिए। और दोस्तों, बहुत जल्द मैं आपके लिए चैप्टर वाइज MCQ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका भी आपको इंतजार होगा, वो भी इंतजार आपका पूरा होगा बहुत जल्द। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर दोस्तों आप चैनल के ऊपर पहली बार तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को आप लाइक करेंगे, और दोस्तों इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं महिला सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको अंत तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है वो शायद मेरे हिसाब से 96 नंबर क्वेश्चन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पूछे गए हैं 96 नंबर क्वेश्चन से, 96 से लेकर 115 नंबर क्वेश्चन। 96 यानी 96 नंबर क्वेश्चन से लेके आपके 115 नंबर क्वेश्चन तक क्या पूछे गए हैं, साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये रहा आपका 96 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया, यानी ऐसी फसल जिसका सबसे पहले जीनोम बनाया गया, वो आपको बताना है। दोस्तों, उस फसल का नाम है चावल। चावल की फसल का सबसे पहले क्या बनाया गया था, जीनोम बनाया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों, चावल की बहुत सारी किस्में अभी क्या हो गई हैं, प्रचलित हो गई हैं। और इसकी जो बासमती नाम की जो किस्म है, इसके ऊपर अमेरिका ने क्या ले रखा है, इसके ऊपर अमेरिका ने जैव पेटेंट ले रखा है। क्या ले रखा है, जैव पेटेंट ले रखा है। अच्छा, जैव पेटेंट मैंने आपको पीछे ही बताया था। जैव पेटेंट क्या है, तो जैव पेटेंट एक ऐसा मतलब वो परमिट होता है कि अगर कोई देश इस जैव पेमेंट ले लेता है तो वो उस वस्तु के ऊपर क्या कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर सकता है। तो अमेरिका ने किस चावल की किस्म के ऊपर ले रखा है, तो बासमती चावल की किस्म के ऊपर जैव पेटेंट ले रखा है। और दोस्तों, भारत के अंदर जैव पेटेंट की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो ध्यान रखना 20 वर्ष की अवधि होती है भारत देश के अंदर। ठीक है, तो चावल एक ऐसी फसल है जिसका सबसे पहले क्या किया गया था, जीनोम बनाया गया था, यानी इसके जीन के अंदर थोड़ा परिवर्तन करके नई किस्म उत्पादित की गई थी। जीनोम का मतलब जीन के अंदर थोड़ा परिवर्तन करके नई किस्म उत्पादित करना जीनोम कहलाता है। तो चावल का सबसे पहले जीनोम बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता है रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार। गोल्डन राइस का आविष्कार इसकी कमी से लड़ने के लिए किया गया था। दोस्तों, गोल्डन राइस एक प्रकार का जीनोम ही है। ध्यान रखना, गोल्डन राइस एक प्रकार का क्या है, जीनोम है, यानी चावल का जीनोम है। चावल के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए गए जिससे रोग खत्म होने लगे। और वो रोग कौन से विटामिन का रोग, या किस विटामिन की कमी, या फिर किसकी कमी को पूरा करने के लिए ये गोल्डन राइस बनाया गया था। यानी मान लो ये चावल था और इस चावल से एक गोल्डन राइस बनाया गया, तो ये गोल्डन राइस बनाने का कारण क्या था, तो दोस्तों इस गोल्डन राइस बनाने का कारण था विटामिन ए की कमी को पूरा करना। विटामिन ए की कमी को पूरा करना गोल्डन राइस का कारण था, गोल्डन राइस के आविष्कार का कारण था। ध्यान रखना, गोल्डन राइस जो है ना वो विटामिन ए की पूर्ति करता है, क्योंकि गोल्डन राइस के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए मिलता है। गाजर में भी मिलता है सर्वाधिक विटामिन, गाजर में विटामिन ए मिलता है, लेकिन गाजर के बाद दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है, तो गोल्डन राइस का आता है। ठीक है, और गोल्डन राइस की खोज किसने की है, अभी आपसे पूछा जा सकता है। तो गोल्डन राइस की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन राइस की जो खोज की थी, एक का नाम था पोटर राइकस, और एक का नाम था पीटर मेयर। ये दो व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के गोल्डन राइस की क्या की थी, आविष्कार किया था। और दोस्तों, इसका जो रंग होता है वो हल्की हल्दी के जैसा होता है, यानी हल्दी के जैसा इसका रंग होता है, इसीलिए इसको गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हृदय में
थेबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है? थेबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो हृदय होता है, हमारे हृदय के अंदर दो वाल्व पाए जाते हैं, दो वाल्व पाए जाते हैं। एक का नाम होता है माइट्रल वाल्व, एक का नाम होता है माइट्रल वाल्व और दूसरे का नाम होता है थेबेसियन वाल्व। थेबेसियन वाल्व, दो वाल्व, एक तो माइट्रल वाल्व और एक थेबेसियन वाल्व। इस प्रकार से हमारा हृदय बना होता है। मान लो इस प्रकार से हमारा हृदय है, ये इस हृदय में 4 भाग होते हैं इस प्रकार से, है ना। हृदय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक है। हृदय के अंदर आपके 4 भाग होते हैं और हृदय के 4 भाग में बनाने की कोशिश करता हूँ। एक भाग आपका इस प्रकार से हो गया, एक भाग ये फिर इस प्रकार से हो गया, दूसरा भाग, और 2 भाग इसके नीचे होते हैं इस प्रकार से। तो ऊपर वाले भागों को तो कहा जाता है आलिंद, ऊपर वाले भागों को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले भागों को क्या कहा जाता है? निल्ले कहा जाता है, निल्ले। तो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि निल्ले के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते, निल्ले के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते, निल्ले में कोई वाल्व नहीं पाया जाता। वाल्व सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? आलिंद में। तो एक तो आपका पाया जाता है दाएं आलिंद में और एक पाया जाता है आपका बाएं आलिंद में। एक तो दाएं आलिंद में और एक पाया जाता है आपका दाएं आलिंद में, बाएं और दाएं के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दाएं आलिंद की, तो दाएं आलिंद में आपका पाया जाता है थेबेसियन। दाएं आलिंद में जो वाल्व आपका पाया जाता है उसको बोलते हैं थेबेसियन और बाएं आलिंद में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व, ठीक है। और वाल्व क्या होता है? यहाँ पर एक वाल्व होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से वाल्व होता है जो खून के विपरीत भाव को रोकता है। मान लो खून ऊपर से नीचे आ गया ना, तो वो खून नीचे से वापस ऊपर नहीं जा सकता। इसी का ये काम किसका होता है? ये काम वाल्व का होता है। तो ध्यान रखना, माइट्रल वाल्व आपका बाएं आलिंद में पाया जाता है, इस बाएं आलिंद में तो पाया जाता है माइट्रल वाल्व और दाएं आलिंद में आपका पाया जाता है थेबेसियन वाल्व, ठीक है। और नीले के अंदर कोई वाल्व होता ही नहीं है, तो ये आपके हो ही नहीं सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब विकल्प, आपको सही विकल्प चुनना है, यानी मिलान करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। दोस्तों डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम यानी एक सिंड्रोम एक प्रकार का रोग होता है और एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। सिंड्रोम एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। तो दोस्तों ये जो सिंड्रोम है ये एक प्रकार का गुणसूत्र में होने वाला परिवर्तन है, यानी गुणसूत्र की आकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण रोग उत्पन्न हो जाता है और उस रोग को अलग अलग नाम दे दिया गया। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? हमारा जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां गुणसूत्र टूट जाता है 2 जगह। ये मान लो हमारा 21वां गुणसूत्र है और ये 2 भागों में टूट करके 1 प्रति ज्यादा बना लेता है, 1 प्रति ज्यादा बना लेता है। अगर 21वां गुणसूत्र टूट करके 2 भागों में विभाजित हो जाए तो उस प्रकार की विकृति को हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये आपका किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद कर सकता हूं, बिल्कुल। तो डाउन सिंड्रोम सी से आपका क्या हो गया? मिलान हो गया। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में विभाजन। और इसमें होता क्या है डाउन सिंड्रोम में दोस्तों? बच्चा मंद बुद्धि वाला रह जाता है, मंद बुद्धि का रह जाता है, उसका IQ लेवल बहुत कम होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम की। अगर हम बात पटाऊ सिंड्रोम की करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? 13वां जो गुणसूत्र होता है, 13वां गुणसूत्र, 13वें गुणसूत्र में आपका क्या हो जाता है? 13वें गुणसूत्र में थोड़ा सा विभाजन हो जाता है। 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है 13वें गुणसूत्र के अंदर। इसी प्रकार से 2 भागों में टूट जाता है और 13वें में जब विभाजन होता है तो उस रोग को बोल देते हैं पटाऊ सिंड्रोम, यानी आपका हो जाएगा दूसरा ए से विभाजित, मतलब मिलान हो जाएगा। और एडवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ड हो जाएगा आपका 18वां सिंड्रोम। 18वें सिंड्रोम में क्या? 18वें गुणसूत्र में क्या होना? विभाजन होना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए आपका किसके अंदर है? ए है आपका 2 के अंदर, ए 2 के अंदर, ये 2 के अंदर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आपका ये बचा, या तो ए बचा या फिर डी बचा। उसके बाद बी आपका होगा किसके साथ? बी आपका तीसरे के साथ। तो बी यहाँ पर तीसरा दे रखा है और यहाँ पर बी दूसरा दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर पहला दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। 21वां, 18वां और 13वां, डाउन 21वां, पटाऊ 13वां और एडवर्ड 18वां। ए से देखो, एड से एडवर्ड और एड से 18 भी बनता है। एड से क्या बनता है? 18 भी बनता है।
ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की। 100 नंबर क्वेश्चन है कि पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित तो पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों पादप संवर्धन की उस तकनीक का नाम आपको बताना है जिसके द्वारा विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों पादप संवर्धन की कई तकनीकें विकसित हैं और उसमें से विषाणु रहित पौधे जो प्राप्त किए जाते हैं वो आपके विभज्योतक संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? विभज्योतक संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं। और विभज्योतक संवर्धन होता क्या है? विभज्योतक संवर्धन विभज्योतक ऊतकों से संबंधित होता है। और विभज्योतक ऊतक उन भागों में पाए जाते हैं पौधे के जहां पर विभाजन होता है, जैसे टहनियां हो गई, है ना, पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई, वहां पर क्या पाया जाता है? आपका विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। अब मान लो ये एक टहनी है, ये मान लो एक क्या है, ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है और इस पौधे की किसी टहनी ने क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, किसी टहनी को वायरस ने प्रभावित कर दिया। तो हम दूसरी टहनी को तोड़ करके दूसरी टहनी के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? इनको नया पौधा बना सकते हैं और वो पौधा क्या होगा? आपका वायरस रहित होगा। क्योंकि ये जो टहनी है ना, इसी टहनी को वायरस ने प्रभावित किया था, लेकिन हमने तो इस टहनी का काम में लिया। तो ये अगर विभज्योतक ऊतक नहीं होता तो ये वायरस क्या कर देता? ये वायरस पूरे पौधे को खत्म कर देता, पूरे पौधे को संक्रमित कर देता। क्यों? क्योंकि फिर टहनियां नहीं पाई जाती, सिर्फ एक डंडा सा पाया जाता। अगर इस वायरस लगता तो इसके लगता और वो पूरा क्या हो जाता? खराब हो जाता। लेकिन इस विभज्योतक ऊतक के कारण क्या हो गया? कई भागों में इस प्रकार से विभाजित हो गई टहनियां। इस कारण हम वायरस रहित पौधा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की। 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरित शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में काम आता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। दोस्तों एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में जो शैवाल आपका काम आता है उसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नाम का आपका जो एकल कोशिका प्रोटीन है उसका स्पाइरुलिना नाम के शैवाल का उपयोग आपका कोशिका के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में, यानी प्रोटीन के रूप में होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पाइरुलिना के अंदर 65% प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट? 65% आपकी प्रोटीन पाई जाती है। और दोस्तों 1974 की बात है, 1974 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य का सुरक्षित आहार भी क्या बताया है? आपका स्पाइरुलिना को बताया है। भविष्य का सुरक्षित आहार किसको कहा था? तो ध्यान रखना स्पाइरुलिना को कहा था। किसने कहा था? यूएन ने। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों स्पाइरुलिना के अंदर आपका एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम होता है फोलिक अम्ल या फिर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। और दोस्तों ये जो फोलिक एसिड होता है ये दिमाग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिमाग को बढ़ाता है फोलिक एसिड। अगर आप स्पाइरुलिना खाते हैं, स्पाइरुलिना यानी शैवाल को खाते हैं तो आपका दिमाग बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड होता है और फोलिक एसिड हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग कौन सी संरचना नहीं है? तो ये दोस्तों अगर आपने मस्तिष्क के भाग पढ़े हैं तो आप आराम से कर सकते हो। पोन्स वेरोलाई, वेंट्रिकल और मोनेरा का फोरामेन। फोरामेन, पोन्स वेरोलाई और वेंट्रिकल, ये तीनों के तीनों आपके मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? मस्तिष्क के भाग हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेबेक्युले कार्ने, ट्रेबेक्युले कार्ने दोस्तों क्या नहीं है? ट्रेबेक्युले कार्ने आपका मस्तिष्क का भाग नहीं है दोस्तों। इसको तंत्रिका तंत्र का भाग भी नहीं माना जाता, इसको तो तंत्रिका तंत्र का भाग भी नहीं माना जाता। तो ये मस्तिष्क का भाग कहाँ से आएगा? ठीक है ना, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, मोनरो का फोरामेन, फोरामेन अग्र मस्तिष्क जिसको बोल सकते हैं, पोन्स विरोलाई पसस मस्तिष्क और वेंट्रिकल आपका मध्य मस्तिष्क। तो ट्रेबेक्युले कार्ने आपका मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन कि एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमाने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? यानी दोस्तों देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखो ध्यान से, एक होता है आपका प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन, कौन सा थ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है। एक दोस्तों आपका विटामिन के होता है, विटामिन के। और एक आपकी प्लेटलेट्स, एक आपकी होती है प्लेटलेट्स
बिंबाणु जिसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ग्रंथि जिसको बोल सकते हो, प्लेटलेट्स, कणिका जिसको बोल सकते हो, ये तीनों मिलकर के चोट लगने पर, ये तीनों मिलकर के चोट लगने पर क्या करते हैं, तीनों मिलके चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाते हैं, रुधिर का थक्का जमाते हैं। चोट लगने पर खून जम जाता है, वो किसके कारण जमता है, वो इन तीन प्रोटीन, विटामिन और प्लेटलेट्स के कारण जमता है, इन तीनों के कारण जमता है। अब यहां पर आपको दे रखा है एंटीथ्रोम्बिन। एंटीथ्रोम्बिन का मतलब जो थ्रोम्बिन काम करेगा उसका उल्टा काम कौन करेगा, एंटीथ्रोम्बिन करेगा। यानी थ्रोम्बिन अगर जमाने का काम करता है तो एंटीथ्रोम्बिन क्या करेगा, उसको जमने नहीं देगा। तो इस एंटीथ्रोम्बिन का कार्य ये कब काम आता है, जब चोट न लगी हो, चोट न लगी हो, जब रक्त हमारे कहाँ पर मतलब प्रवाहित हो रहा हो, जब हमारे रक्त धमनियों में प्रवाहित हो रहा हो, यानी हमारी नसों में जब रक्त प्रवाहित होता है, उस टाइम जमने से कौन रोकती है, उस टाइम जमने से रोकती है आपकी एंटीथ्रोम्बिन, प्रोटीन सी और साथ में हिपेरिन। साथ में कौन है आपका, हिपेरिन। तो दो बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक बात तो मैंने आपको रुधिर थक्का जमने से संबंधित बताई है, यानी जो रुधिर का थक्का जमाते हैं, और एक रुधिर का थक्का नहीं जमाते। तो रुधिर थक्का जमने की दो प्रक्रिया हो गई, एक तो जमने की प्रक्रिया जम जाए और एक जमने की प्रक्रिया जिसमें न जमे, है ना। तो ये दोनों ही प्रक्रिया जमने से संबंधित हैं, एक में तो जम जाए, एक में नहीं जमे। तो जमता कब है, जब चोट लगती है, और चोट लगती है तब किसके कारण जमता है, तो प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के और प्लेटलेट्स के कारण। लेकिन यहां पर एंटीथ्रोम्बिन दे रखा है, तो एंटीथ्रोम्बिन आपका जमने नहीं देता, क्योंकि थ्रोम्बिन जो काम करेगा उसका उल्टा एंटीथ्रोम्बिन करेगा। प्रोटीन सी जो है वो भी आपका क्या नहीं करेगा, जमने नहीं देगा रुधिर को, और आपका जो ये दोनों ही जमने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हिपेरिन है मेरे प्यारे साथियों, ये भी नहीं जमने देता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन, इनसे संबंधित आपको देखना था, तो इनसे संबंधित कौन है, हिपेरिन है, क्योंकि आपको सुमेलित देखना था। ये नहीं जमने देते तो ये भी नहीं जमने देता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सी किया था, क्वेश्चन पेपर जब दिया था तभी ने, तो तब भी सी किया था, लेकिन थोड़ा सा सेंस आपको लगाना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला 104 नंबर क्वेश्चन है कि कुक का आर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। कुक का जो आर्नेथ काउंट है, कुक की जो काउंट करने की जो विधि है आर्नेथ काउंट, जिसको आर्नेथ काउंट के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा न्यूट्रोफिल की संख्या को गिना जाता है। किसकी संख्या को गिना जाता है, न्यूट्रोफिल की संख्या को गिना जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो न्यूट्रोफिल है दोस्तों, वो WBC का भाग होता है। किसका भाग होता है, WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका का भाग होता है। और दोस्तों ये जो आपकी न्यूट्रोफिल होती है, ये संख्या में सबसे अधिक पाई जाती है, संख्या में सबसे अधिक जो WBC होती है वो कौन होती है आपकी, यही न्यूट्रोफिल होती है। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी WBC की, सबसे बड़ी WBC की बात करें, तो सबसे बड़ी जो आपकी WBC है दोस्तों वो है मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC आपकी मोनोसाइट है। और दोस्तों लिम्फोसाइट आपकी सबसे छोटी WBC है। सबसे छोटी WBC का नाम है आपका लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी WBC का नाम है मोनोसाइट। और दोस्तों न्यूट्रोफिल आपकी सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC होती है। यहाँ पर इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स, सॉरी, इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC। और दोस्तों RBC के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया, RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लीहा के अंदर होती है, इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। सारी बातें मैं आपको खोल करके बताऊंगा जब मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, बड़े अच्छे कंटेंट मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट, है ना। और दोस्तों डेंगू जब हमारी बीमारी होती है, तो डेंगू के टाइम WBC की इस प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। तो ये बात भी आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर सकता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 105 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपको याद रखना है अड़के, अड़के यानी ADKE। अड़के तो क्या होता है, जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता अड़के। और दोस्तों एक होता है BC जो होता है वो आपका जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। ध्यान रखना, BC तो आपका जल में घुल जाता है, और अड़के नाम का जो आपका विटामिन है
वो आपका जल में नहीं घुलता। ए से ए विटामिन, डी से डी विटामिन, के से के विटामिन और ई से ई विटामिन। दोस्तों विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। इस प्रकार से कई कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन सी अकेला होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका विटामिन, किसका रासायनिक नाम है, तो B2 का। पेंटाथेनिक अम्ल आपका B5 का रासायनिक नाम है। नियासिन आपका किसका है, B3 का है। साइनोकोबालामिन आपका B12 का है। दोस्तों निकोटिन अम्ल भी किसको कहा जाता है, B3 को ही कहा जाता है, निकोटिन अम्ल या फिर नियासिन। नियासिन या फिर निकोटिक अम्ल दोनों ही B3 के नाम है। एस्कोर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी का नाम है। टोकोफिरोल आपका विटामिन, टोकोफिरोल होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर हम टोकोफिरोल की बात करते हैं तो टोकोफिरोल आपका होता है, रेटिनोल आपका होता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताऊंगा आपको टोकोफिरोल का, थोड़ा सा मैं आपको डी के ऋण के बारे में बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, बात करते हैं तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल, है ना, कैल्सीफेरोल। ठीक है। और यहाँ पर विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, मेरे प्यारे साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम आपका होता है नेफ्थोक्विनोन। हाँ, नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो ये आपका किसका हो गया, ये आपका विटामिन ई का हो गया, क्योंकि ए का आ गया, डी का आ गया, के का आ गया, बी के सभी आ गए, सी का आ गया, तो टोकोफिरोल आपका विटामिन ई का होता है। अब देखिए आपको ये देखना है कि जल में घुलनशील कौन सा नहीं है। तो जल में इनमें से कोई भी विटामिन अगर आएगा वो जल में घुलनशील नहीं है। इसमें देखो बी आ गया तो ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जल में घुलनशील है। इसमें बी आ गया, ये भी जल में घुलनशील है। इसमें बी और सी दोनों आ गए, ये भी जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर देखो ए और ई है, इसका मतलब ये जो है ना आपका, ये आपका क्या है, जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे साथियों, ये रहा 106 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का अपनी एक्स के प्रति घूर्णन किस प्रकार से होता है। पृथ्वी अपने एक्स पर किस दिशा में घूमती है या किस प्रकार से घूमती है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी जो अपने एक्स पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सौर मंडल के वो दो ग्रह कौन से हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो उनका नाम याद रखना है यूवी, अल्ट्रा वायोलेट, यानी कहने का मतलब यू से आपका यूरेनस को कहा जाता है अरुण। और दोस्तों वी से वीनस का मतलब आपका शुक्र, वी से वीनस यानी शुक्र। दोस्तों ये जो है ना अरुण और शुक्र, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं, पूर्व से पश्चिम। अन्य इन अरुण और शुक्र को छोड़ करके जितने भी हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं, लेकिन ये दो उल्टे करते हैं, ध्यान रखना, अरुण और शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के टायरों की बाहरी सतह नालीदार बनाई जाती है। आपने देखा होगा टायर जो होते हैं उनके इस प्रकार से, जो टायर होते हैं उस टायर की इस प्रकार से नाली सी पाई जाती है, उसके ऊपर इस प्रकार से गुड्डी सी निकली होती है, इस प्रकार से नाली सी बनाई जाती है। वो नाली क्यों बनाई जाती है, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण घटाने के लिए, टायरों को सुंदर दिखाने के लिए, या फिर टायरों की ताकत बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ताकत कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो तो मतलब वो नाली कर दी तो कम होनी चाहिए ताकत। तो आकर्षण भी इससे कोई मतलब नहीं है, घर्षण घटाने का भी कोई मतलब नहीं है, यानी घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, टायरों की बाहर की सतह नालीदार बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक, यानी टमाटर का जो सॉस होता है उसमें काम आने वाला संरक्षक कौन सा है। संरक्षक का मतलब टमाटर सॉस को कई दिनों तक सुरक्षित कौन रखता है इसमें से। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आपका 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम जो बेंजोइट है, सोडियम बेंजोइट टमाटर के सॉस को कई दिनों तक सुरक्षित रखता है, ये संरक्षक का काम करता है सोडियम बेंजोइट। यहाँ पर हम बात करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट दोस्तों
औषधीय नमक के रूप में काम आता है। किसके रूप में? औषधीय नमक के रूप में। औषधीय नमक के रूप में काम आता है, ध्यान रखना। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दर्द की क्रीम में काम आता है। किसकी क्रीम में? दर्द की जो क्रीम आपकी होती है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। और दोस्तों कैल्शियम प्रोपियोनेट का उपयोग भी औषधीय नमक के रूप में होता है। किसके रूप में? औषधीय नमक के रूप में होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी 108 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक, रंजक का मतलब रंग उत्पन्न करने वाला, यानी हल्दी का जो रंग होता है पीला, वो किसके कारण होता है? कौन से वर्णक के कारण होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों किरेटिन जो वर्णक होता है, किरेटिन या फिर केरोटिन नाम का जो वर्णक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है किरेटिन, केरेटिन या किरेटिन, एक ही बात है। एक आपका होता है एल्फा केरोटिन या एल्फा केरेटिन, एक होता है आपका बीटा केरेटिन। बीटा केरेटिन लिखने में थोड़ा सा बाद में लिखा जाएगा। चलिए, ये जो आपका किरेटिन नाम का जो वर्णक होता है, आपका किरेटिन नाम का वर्णक, ये जो किरेटिन होता है दोस्तों, इस किरेटिन के कारण, इस किरेटिन के कारण तो क्या होता है, एक मिनट, इस किरेटिन के कारण, इस केरेटिन के कारण की अगर हम बात करते हैं, इस केरेटिन के कारण तो आपका आम का रंग पीला होता है, आम का रंग। एल्फा केरोटिन के कारण आपका गाजर का रंग होता है, एल्फा केरोटिन के कारण। और दोस्तों बीटा केरोटिन के कारण आपका होता है उसका गाय के दूध का रंग, गाय के दूध का रंग। ठीक है, तो ये तो बात केरेटिन की आ गई। यहाँ पर हम बात करते हैं एंथोसाइनिन की। किसकी बात करते हैं? एंथोसाइनिन की बात करते हैं। दोस्तों आपने देखे होंगे पौधे के अंदर एक रोग होता है जिसको हम एंथोसाइनिन रोग बोलते हैं। ये पौधे का एक रोग है, ये पौधे का क्या है, रोग है। और इसमें क्या होता है, पौधे के कुछ भाग क्या हो जाते हैं, पौधे के कुछ भाग नीले हो जाते हैं, पौधे के कुछ भाग नीले हो जाते हैं, और वो नीले भाग क्या कहलाते हैं, एंथोसाइनिन कहलाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं लाइकोपिन की, तो लाइकोपिन वर्णक के कारण टमाटर का रंग उत्पन्न होता है। टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। तो हल्दी का रंग किसके कारण हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, करक्यूमिन के कारण। किसके कारण, करक्यूमिन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन कौन बनाता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जो अम्ल और क्षार जो होता है ना, उसका संतुलन बनाने का काम करता है। अम्ल क्षार का संतुलन का मतलब पीएच निर्धारित करने का काम कौन करता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान निर्धारित करता है गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी। किडनी हमारे शरीर में से क्या करती है, मूत्र को बाहर करती है, और मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर का पीएच मान नियंत्रित करने का काम होता है। वो किसका होता है, किडनी का होता है। ठीक है ना, किसका होता है, किडनी का होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की, 111 नंबर क्वेश्चन की। 111 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन B12 की बात करते हैं तो विटामिन B12 के अंदर सबसे पहले तो इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं, तो रासायनिक इसका नाम है साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन के अंदर आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु, कोबाल्ट धातु। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 आपका कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसकी खोज किसने की थी, इस विटामिन B12 की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी खोज की थी डोरोथी, नाम ध्यान रखना, डोरोथी होजकिन, डोरोथी होजकिन। ठीक है ना, डोरोथी होजकिन ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल, वर्षा के जल में सर्वाधिक आपका विटामिन B12 पाया जाता है ना, वर्षा के जल में सर्वाधिक विटामिन B12 पाया जाता है। और दोस्तों इसकी कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों खून की कमी होना। और पर्नीसियस एनीमिया भी एक एनीमिया का प्रकार है जो किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइलॉन रेसे किसके बने होते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको पीछे बताए थे, नाइलॉन एक प्रकार के एमाइड होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के एमाइड। और बहुत सारे एमाइड आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, नाइलॉन का निर्माण कर देते हैं। तो बहुत सारे एमाइड को क्या कहेंगे, पॉलीएमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीएमाइड कहेंगे। तो पॉलीएमाइड बहुलक से आपका क्या बनता है, नाइलॉन रेसा बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कौन सा है?
तो देखिए ध्यान से, भौतिक परिवर्तन की बात यहाँ पर की है। आपका जो मैग्नीशियम तार का जलना है, जल जाएगा मैग्नीशियम तार, वो वापस प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक है। ठीक है। दूसरी बात हमें दे रखी है, गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना, ये चमकीला हुआ है। ये तो जैसे हम उसको ठंडा करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, अपने शेप में वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत अपघटन हो गया, यानी विद्युत में के भागों में टूट गया। इसका मतलब ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, गैस में परिवर्तित हो गया ये। और दोस्तों, चूने के पानी से गुजारना कार्बन डाइऑक्साइड को, चूने के पानी से गुजारने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और चूना अलग अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया को देखो ध्यान से, ये आपका Fe से आपको Fe को मिलाना है, CO से आपको CO को मिलाना है। तो यहां पर तो आपको CO की बात दे रखी है, तो CO को ही देखना है आपको Fe के बारे में नहीं देखना है। देखिए ध्यान से, यहां पर O कितना था, 1 था, यहां पर O कितना हो गया, 2 हो गया। कहने का मतलब CO के अंदर किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, O की वृद्धि हो गई। और ऑक्सीजन की वृद्धि होने को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, जिस तत्व में उपचयन होता है उस तत्व को कहा जाता है अपचायक। क्या कहा जाता है, अपचायक अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचायक अभिकर्मक कहा जाता है। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और उपचयन अभिक्रिया, उपचयन जिस तत्व में होता है, उपचयन जिस तत्व का होता है उस तत्व को हम बोलते हैं अपचायक। और दोस्तों, अपचायक अभिकर्मक बोलते हैं जिसका उपचयन होता है। तो इस CO का उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसका मतलब इस CO का उपचयन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका अपचायक अभिकर्मक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसी प्रकार से आपका 115 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि नीले रंग का खनिज जिसका नाम हम बोलते हैं लेपिसल जूली, लेपिसल जूली नाम का जो आपका नीले रंग का जो खनिज है, इसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, अर्धकीमती पत्थर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेपिसल जूली का, है ना। तो ये लेपिसल जूली का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आपका लेपिसल जूली है, इसका रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, ये थे आज के 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यानी इस पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके साइंस के, वो सारे मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए। अब दोस्तों, बहुत जल्द आपके लिए मैं लेके आऊँगा चैप्टर वाइज MCQ, है ना, वो आपके एग्जाम को और भी बेहतर बना देंगे, आपके एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बना देंगे। पूरा पटवारी के जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक से संबंधित सारों के मैं क्या करवा दूंगा, आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।